वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ स्टेबल पावर स्विंग एंड व्हाट इज़ अनस्टेबल पावर स्विंग। इसके ऊपर काफ़ी मैं लेक्चर्स बना चुका हूँ और इसको पीस मील में टुकड़ों में डिस्कस कर रहा हूँ और एज ए होल भी मैंने इसमें कुछ वीडियो लेक्चर पब्लिश किए हैं और अपलोड किए हैं। ये टॉपिक चूँकि बहुत ही कहना चाहिए कि डीप थ्योरेटिकली डीप टॉपिक है, तो इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग हिस्सों में इस तरह बताता रहा ताकि जो है आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। एक दफ़ा में मैं ही समझता हूँ ये हज़म होने वाला टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने ये स्ट्रेटजी रख ली कि जो है वो इसको अलग अलग बयान किया जाए। अब देखें, ये एक कंबाइंड जितने मेरे अलग अलग इसके ऊपर सारी चीज़ें मौजूद हैं आपने देखी हुई हैं। ये पावर स्विंग के ये शक्ल के डेल्टा एंगल विथ टाइम और फर्स्ट स्विंग इसके अंदर बताया था। फिर इसी तरह ये बताया था कि किस तरह जो है लोड इम्पीडेंस जो मेजर होता है, लाइन इम्पीडेंस जो मेजर्ड होता है जिसको लोड इम्पीडेंस कहते हैं, वो वी और आई का रेशो वो किस तरह वेरी होता है। फिर ये भी आपको सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से पावर ट्रांसमिट होती है, किस तरह जो रोटर स्लो होता है, किस तरह रोटर एक्सेलरेट करता है, किस तरह डेल्टा एंगल चेंज हो जाता है लोड के साथ साथ या फॉल्ट के साथ साथ, लार्ज डिस्टर्बेंस। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको अलग अलग बताए हैं। अब इस सब मिला को देखें, ये आपको चूँकि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट डेवलप हो गया होगा, अगर आपने देखा है तो यहाँ पर ये आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ये सब मिला के जब देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। आपने किताब में देखा होगा कि ये ज़रा काफ़ी मुश्किल सा टॉपिक नज़र आता है भी मुश्किल, नज़र आने के अलावा भी मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है कि सिर्फ एकेडमिकली पढ़ने से और फिर जब तक कि फील्ड एक्सपीरियंस ना हो जाए और उसके बाद फिर मज़ीद ना पढ़ा जाए और ख़ास तौर पर लिटरेचर को ना पढ़ा जाए, जो कि लेटेस्ट रिसर्च को ना पढ़ा जाए, तो फिर ये नामुमकिन होता है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और सबको पढ़ करके और फिर मेरा अपना तजुर्बा जो जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का तवील तजुर्बा, उसको बुनियाद पे मैंने सारे लेक्चर अपने तैयार करता हूँ। कोई भी प्योरली एकेडमिक बेस नहीं होते हैं कि सिर्फ किताब से तो बहुत आसान है। मेरे पास किताबें बहुत हैं, आपके पास भी हैं, आप उससे फ़ौरन वीडियो बनाएं और लोड कर दें। उसमें जो लिखा है उसी को उर्दू, अंग्रेज़ी, जापानी, चाइनीज़ जिसमें चाहे तर्जुमा करके बयान भी कर सकते हैं। अब इसको शुरू करते हैं हम कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि पावर स्विंग होती है। पावर स्विंग का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई लार्ज डिस्टर्बेंस हो, इस्तेमाल तो जनरेटर एब्जॉर्ब करता रहता है, सिस्टम एब्जॉर्ब करता रहता है। और ये भी याद रखें कि जो चीज़ हम स्टेबिलिटी में बात कर रहे होते हैं वो सिर्फ जनरेटर की कर रहे होते हैं। जब कहें पावर सिस्टम अनस्टेबल, इसका मतलब जनरेटर का कोई मसला है। ट्रांसफार्मर में क्या अनस्टेबल, वो तो बैठा है अपनी जगह, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो हम बात कर रहे होते हैं जनरेटर की, ये ध्यान में रखें। वो स्विंग जो चीज़ होती है वो क्या होता है, वो जनरेटर ही स्विंग करता है। असल में जनरेटर ही की स्पीड बढ़ती है और घटती है, तो वो रिवर्स में नहीं चल रहा, लेकिन स्पीड बढ़ने लगी और फिर स्पीड कम होने लगी। जैसे मैंने आपको मिसाल से बताया था कि जब आप चढ़ाई पे गाड़ी चलाते हैं तो एक्सेलरेशन ही दे रहे होते हैं, लेकिन स्पीड कम होने लगती है जब एकदम से चढ़ाई आती है और फिर मज़ीद एक्सेलरेशन दे करके आप एक नॉर्मल स्पीड पे आते हैं। तो बिल्कुल वही फिनोमेना जो है वो काम कर रहा होता है जनरेटर के अंदर। जैसे ही लोड आता है तो देखिए यहाँ पर ये वाली डायग्राम शुरू से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वाली डायग्राम में कि ये जो है, ये जो लाल बना हुआ कर्व, ये पावर इलेक्ट्रिकल का कर्व है। किसका कर्व है? इलेक्ट्रिकल पावर, पी इलेक्ट्रिकल। और ये मैक्सिमम जो वैल्यू दी हुई है, ये चूँकि इस इक्वेशन से ये ग्राफ बनता है। और ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये इक्वेशन जो थी इस नेटवर्क से बनाई गई, जिसके अंदर के मैंने आपको दिखाया था कि ई एस और ई वी का क्या रिलेशन होता है। वो छोटा सा यहाँ पर बना देता हूँ मैं। ये ई आर हो गया और ये इसका करंट हो गया, यहाँ पर इसका वोल्टेज ड्रॉप लाइन के अंदर आ गया, और ये जो था ई एस हो गया। इससे आपको ये इक्वेशन मिलती है, ये वाली, और इस इक्वेशन से आपको मिलता है ये वाला ग्राफ। समझे? यानी इस इक्वेशन, इस वेक्टर डायग्राम से ई आर ई एस की जो है, इससे मिलता है आपको क्या? इससे आपको मिलती है वो इक्वेशन। और ये एंगल क्या है? ये ही एंगल जो है ये स्मॉल डेल्टा है। और ये जो वेक्टर किसका है? इस सर्किट का। ये सर्किट क्या है? ये नेटवर्क है। देख लें आप, जनरेटर, लाइन और लोड। अब इससे क्या हुआ? ये इक्वेशन बनी, इससे ड्राइव किया मैंने एक लेक्चर में, लेकिन ये कि आप मत जाए इतनी डिटेल में। और यहाँ पर ये देख लें, इसमें जब आप पुट करेंगे साइन डेल्टा तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम पावर आ गई।
हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ शो करता हूँ मैं ब्लू में है, ये मैकेनिकल इनपुट टू दी प्राइम मूवर है या टू द जनरेटर है। तो मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल इनपुट जब बराबर है, यहाँ पर देखें जो ब्लू डॉट है जहाँ पर ये कट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है पीएम और पीई का। थोड़ी सी मैथ इन्वॉल्व है लेकिन टेंशन ना ले ज़्यादा। तो ये समझो इक्विलिब्रियम है। जहाँ पर भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती है ना, तो वो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन में भी और नॉन लीनियर के में भी। तो वो जो पॉइंट होता है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, क्योंकि वो पॉइंट कॉमन टू बोथ द सिस्टम जो होता है, एक ही लीनियर सिस्टम है और एक नॉन लीनियर सिस्टम है, पैराबोला है, कोई और चीज़ है, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा विद द अदर कर्व या ग्राफ, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि उस पॉइंट, वो दोनों पॉइंट पे वो सिस्टम मैच करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ वो स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। तो अब जब आपके पास लोड है, यहाँ पर ये फर्क करोगे, डिस्ट्रीपिंग ऐसी हुई कि ये लोड इस पर ज़्यादा आ गया इस लाइन पे, ये तो बहुत सी लाइनें रही होंगी, ये तो इक्विवेलेंट सर्किट कह लो इसको। तो इसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल लोड एकदम से आ गया, मैकेनिकल तो फौरी नहीं बढ़ा। तो मैकेनिकल जब फौरी नहीं बढ़ा तो क्या हुआ कि वो जनरेटर में रिटार्डेशन इफेक्ट आएगा, स्पीड कम होने लगेगी। और स्पीड आपको मैंने बताया, स्पीड इज इक्वल टू 120 एफ और पी, यानी कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है। स्पीड कम होने लगेगी, फ्रीक्वेंसी भी गिरने लगेगी, उसके मैंने हल और कई लेक्चर में बताए हैं। अब यहाँ पर वो पॉइंट हमारा नहीं है। अब फर्क करोगे, लोड रिजेक्ट हो गया, सारा लोड किसी वजह से ट्रिप हो गया, ऑफ हो गया किसी वजह से, कोई बहुत बड़ा एक सेटअप था इंडस्ट्रियल, वो एकदम से डाउन हो गया, पूरी कोई लिंक निकल गया, रेडियल लिंक, जिसके ऊपर के फर्क करो सिस्टम लोड आपका 3000 मेगावाट है और 700 मेगावाट निकल गया, 500 मेगावाट निकल गया। तो क्या होगा, जनरेटर के ऊपर लोड कम होते ही उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो गवर्नर जल्दी से इतना जल्दी शट तो करेगा, लेकिन एक टाइम लेगा ना। उस टाइम जितना वो लेगा उसको कंट्रोल करने में, और जो राइज होने लगा उस टाइम, वो जो बीच का टाइम है वही क्रिटिकल टाइम है, वही खतरनाक टाइम है, वही उसी में पावर स्विंग आता है। वो बहुत ही मिली सेकंड का टाइम होता है, बहुत ही छोटा टाइम होता है। तो उसकी बात कर रहे होते हैं स्टेबिलिटी की। तो अब वो रिटार्डेशन करने लगा, तो ये मसला हो गया। ये तो जनरेटर की बात हो गई। अब आ जाए डिस्टेंस रिले को रिवाइज कर लें। डिस्टेंस रिले की कर्व है, मो कैरेक्टरिस्टिक है, सर्किल है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, डायरेक्शनल रिले है। इसमें देखें, ये लाइन इम्पीडेंस की सेटिंग जो होती है, आपके पास जो वैल्यू दी होती है, जो आप कैलकुलेटेड वैल्यू होती है इम्पीडेंस की, जो आपकी किताब में फार्मूला होता है लॉग लॉग करके डी ओवर आर, वो यूज़ करके आपकी वो ये लाइन है, इस पर आपने सेटिंग करते हैं। यहाँ पे एक और सेटिंग कर देंगे ब्लू, एक और छोटा सर्किल बना दूंगा, तो मैं बस जोन 1 कह लूँगा, जोन 2, जोन 3 कह लो इसको। अब क्या होता है कि जो लाइन का, जो लाइन पे रिले लगी है वो क्या करती, मेजर करती वोल्टेज और करंट, वो तो नहीं मेजर कर रही ना इम्पीडेंस आपका फिजिकल टर्म में। अब नॉर्मल अगर लोड चल रहा होता है तो आपको पता है बी आपका नॉर्मल है, ठीक ठाक है, अच्छा है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा है, और आपका करंट जो है आप नॉर्मल उस पर फ्लो करा रहे हैं, उसकी जो कैपेसिटी उससे थोड़ा कम, तो इम्पीडेंस अच्छा खासा अच्छा शो होता है। तो आर एक्स डायग्राम अगर ये बनाए, ये जो आर एक्स डायग्राम बनी हुई है, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर। तो इस आर एक्स डायग्राम पे अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंस पावर फैक्टर उसका जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है ना, लोड का। लाइन का तो यहाँ पर होता है क्योंकि उसका रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोड में तो आप पावर फैक्टर 0.9 0.95 चलाते हैं ना, ये वाला, ये पावर फैक्टर है यहाँ, ये छोटा वाला, ये जो है ये वोल्टेज एंगल है, ये इधर है, ये जो एंगल है ये वाला, ये यहाँ पर है, ये पी और आई के दरमियान में, ये जो है ये आई है, ये जो है यहाँ पर ये ई आर यहाँ पर है, और ये जो है आई है। इसके दरमियान का जो एंगल है ये कहलाता है पावर फैक्टर एंगल फाई, पी एफ एंगल। तो ये तो बहुत अच्छा पावर फैक्टर होता है, तो एंगल कम होता है, तो ये जो इसको जो मेजरमेंट का लोड पॉइंट आएगा वो तकरीबन यहाँ पर ये इस तरह से लाइन आती है, और यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ ये जो मेजर कर रहा होता है नॉर्मल कंडीशन में, ये लाल वाला पॉइंट है, याद रखें। क्यों ये लाल वाला पॉइंट इतना नीचे कैसे है, क्योंकि लोड का जो एंगल है वो बहुत अच्छा है, पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है। अब फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आने से क्या हुआ कि वो एक अजीब सी कैफियत, जो कि आप उर्दू में कह रहे हैं हिजानी कैफियत, यानी कि वो ट्रबुलेंस टाइप की कैफियत जनरेटर में पैदा होती है, और लाइनों के अंदर भी। लाइनों के अंदर से मुराद क्या है कि जब हैवी फॉल्ट आता है तो वोल्टेज कोलैप्स हो गया बहुत ज़्यादा, और जो था करंट बहुत ज़्यादा, फॉल्ट करंट बढ़ गया, या ऐसे चेंजेस आ गए नेटवर्क के अंदर कि आपकी उस पर्टिकुलर लाइन पे फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोडिंग जो थी एकदम
बहुत ज़्यादा हो गई और जो है वोल्टेज बहुत कम हो गया, उसकी वजह से ड्रॉप ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा कि ये जो लोड पॉइंट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि ये जो इस तरह से था, ये इधर ट्रेवल करने लगेगा इस साइड पे, और ये थोड़ा सा ऊपर भी जाने लगेगा, क्योंकि जो है एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, आर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि पावर फैक्टर जो है वो रिड्यूस होने लगता है, कम हो जाता है, फॉल्ट पे रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। तो और फिर अगर बहुत सी लाइनें ट्रिप हो गई तो वैसे भी रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाता है, यानी कि, लेकिन यहाँ रिएक्टेंस की बात नहीं है, यहाँ बात ये हो रही है कि वोल्टेज कम हो रहा है और करंट ज़्यादा हो रहा है इन केस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस। ये जो क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस है, ये जो मेजर करते हैं ना, यानी कि कहीं मैंने लिखा है बहुत सी जगहों पर, इसको जेड एम भी लिख दिया है, जेड मेजर्ड वैल्यू है, और ये जो है ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ जेड लाइन है, ये लाइन की वैल्यू है जो आप कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या होता है, जब ये आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल कंडीशन में, जनरेटर आगे पीछे हो रहा है, फ्रीक्वेंसी तब्दील हो रही है, वोल्टेज उसका कम और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस की इक्वेशन क्या है, 4.4 एफ बी, और जो फ्लक्स है यानी कि बी या फाइव मैक्सिमम, तो पूरी इक्वेशन तो वही है ना, एन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्न, तो इक्वेशन तो वही है। तो उसके अंदर भी तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर कम ज़्यादा हो रही है तो वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, तो आपका जो था ये लोड पॉइंट तब्दील हो रहा है। मैं बहुत आसानी से, बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको पुरानी याद दिला दिला के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और साफ बात है मुझको भी बहुत मुश्किल से समझ में आया है, ये आसान नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन ना ले, बार बार पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगी। तो क्या हुआ कि जब आपका जनरेटर का, मैंने आपको बताया है कि ईएमएफ भी तब्दील हो रहा है, तो ईएमएफ तब्दील होने का मतलब ये होता है कि वोल्टेज तब्दील हो रहा है, क्योंकि इक्वेशन ईएमएफ की क्या है, 4.44 फाइव मैक्सिमम, और फिर एन भी है उसके अंदर जो है आपकी क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी यानी कि स्पीड, आपकी स्पीड इसके अंदर आ गई। तो ये जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है सारी चीज़ों पे, स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है वोल्टेज, वो तो बनी उससे रहा है स्पीड की वजह से। तो अब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है शिफ्ट होना शुरू हो गया, शिफ्ट का मतलब कम होने लगा, ज़्यादा होने लगा। तो अगर ये कम होते होते देखो यहाँ आ गया, अंदर आ गया, ये किसके अंदर आ गया, ये जो लाल वाली है रेड जोन, यानी कि ये थर्ड जोन है, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये 100-200 मील भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, 300 किलोमीटर, क्योंकि थर्ड जोन है, इसके अंदर फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन और फिर थर्ड लाइन का पोर्शन भी शामिल है, और कभी कभी अगर वो आखिरी लाइन है तो पूरी लाइन शामिल है, उसमें कोई ट्रांसफार्मर ही बीच में आ सकता है। तो इसमें एंटर होने लगा, तो इसका मतलब है कि ये खतरनाक जोन में आ गया, और अगर एक थोड़ी देर तक यहाँ कायम रहा और ज़्यादा आगे बढ़ा तो सेकंड जोन में भी दाखिल हो जाएगा, तो फिर ये ट्रिपिंग तो हो ही जानी है। तो अगर ये वापस नहीं गया पॉइंट, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ नहीं गया लोड, एक नए उस पर देखे सेट हो गया, यहाँ पर जाकर, यहाँ था ना, यहाँ सेट हो रहा है। क्यों सेट हो रहा है कि पूरा लाइन का इम्पीडेंस और पूरे नेटवर्क का इम्पीडेंस जो था रीएडजस्ट होकर के नया हो गया, और वो लोड भी कोई नया हो गया, वी और आई दोनों भी नए हो गए, कोई और वैल्यू हो गई, नए का मतलब कोई और वैल्यू हो गई, वो यहाँ पर जा करके यहाँ सेटल होने लगा, यहाँ से लौट गया। तो अगर यहाँ से ये वापस चला गया जल्दी से, तो इसका मतलब है कि ये बच गया, बचने का मतलब है स्टेबल सिस्टम हो गया। और अगर ये नहीं बचा और ये जो था आपका ये आगे बढ़ता चला गया लोड एंगल, और इसका मतलब क्या हुआ कि असल में यहाँ पर ये डेल्टा भी आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, ये मैंने तीसरी दिखाई है, ये डेल्टा का एंगल जो है टाइम के साथ ये जो है ये स्विंग हो रहा है ना, ये एंगल भी चेंज हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो आपका पावर कम ज़्यादा हो रहा है, शुरू से तो मैं यहीं से चला हूँ ना कि कम ज़्यादा एंगल हो रहा है, लोड बढ़ा लोड घटा, एंगल बढ़ा एंगल कम हुआ, एंगल बढ़ा एंगल कम हुआ, ये तो एंगल आगे था, आगे चला जा रहा है, लोड कम आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ गया लोड, एंगल आगे बढ़ गया, फिर डिसेलरेशन होगा, एंगल और आगे बढ़ जाएगा, इसका एंगल और इसके एक्सेलरेशन का ताल्लुक बड़ा अजीब व गरीब है, उसका इनर्शिया भी होता है मशीन का, तो एंगल बढ़ता है। तो ये आप इसको यहाँ से ज़रा अलग करके नीचे वाले को अगर देखें, तो अब आप कंसंट्रेट करें इस वाली डायग्राम पे सिर्फ आखिर में, ये देखें कि लोड जो था वोल्टेज करंट को कम ज़्यादा होने से, वोल्टेज को कम करंट को ज़्यादा होने से लोड पॉइंट जो था वो इधर की तरफ बढ़ता है, ट्रिपिंग की तरफ बढ़ता है, क्योंकि कम हो रहा है, और कम होते होते अगर वो कम होता ही चला जा रहा है, इसका मतलब है सिस्टम अनस्टेबल है, सिस्टम नॉन सिंक्रोनाइजिंग स्टेज में चला जाएगा, और जो है था जनरेटर जो है सब बाहर से निकल जाएंगे एक दूसरे के साथ, और ब्लैकआउट पार्शल या टोटल हो सकता है। और अगर ये जो था यहाँ से वापस होने लगा, यानी कि यहाँ पर ये फ्यूल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर बैलेंस होने लगा यहाँ पर जल्दी, ये वाला ये जो है बैलेंस्ड वाला ये ब्लैक में शो किया है, अनबैलेंस हुआ तो डेल्टा जो था ऊपर चला गया,
बढ़ता ही चला जा रहा है, आउट हो गया। ये यहाँ पर असल में इस स्टेज पे आ गया यहाँ, तो ये तो यहाँ से चले ही है, ये इधर जा रहा है, तो पावर ज़ीरो होती चली जा रही है, यहाँ तक मैक्सिमम पावर से क्रॉस कर गया डेल्टा, तो पावर कम होती चली जा रही है, फिर वापस नहीं आ रहा। जब वापस नहीं आ रहा तो अनस्टेबल हो गया। तो दो चीज़ें हो गई कि ये जो है, अगर ये लोड पॉइंट जो है ये वापस हो जाए अपने एरिया में, नॉट एट द सेम पोजीशन, किसी और पोजीशन पे बाहर आउटसाइड ऑफ द इम्पीडेंस जोन, तो वो कहेंगे सिस्टम स्टेबल है। और अगर वो लोड पॉइंट अपने वापस लोकेशन पे आउटसाइड जोन ना जाए और आगे ही बढ़ता चला जाए और आगे क्रॉसिंग करता चला जाए, तो फिर इसको कहेंगे अनस्टेबल पावर स्विंग है। और इसको भी यहाँ पर ज़ाहिर करें, डेल्टा अगर बढ़ करके और बढ़ के घट के बढ़ के कट के आगे पीछे होके वापस किसी नई पोजीशन पे सेटल हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे सेटल हो, ये यहाँ पर आ गया, आगे आके यहाँ पे सेटल हो जाए, ऊपर हो थोड़ा, यानी यहाँ के बजाय नया पॉइंट यहाँ पर आ गया, नई नई नया पॉइंट यहाँ सेटल हो गया, नया जनरेशन, नया पावर, नया मैकेनिकल पावर, नया इलेक्ट्रिकल पावर, तो कोई बात नहीं, वो भी स्टेबल सिस्टम हो गया। और अगर ये लाल की तरह डेल्टा बढ़ते जाके यहाँ पर आ गया खुदा ना खास्ता, तो फिर वो वापस इधर नहीं आएगा, फिर वो नीचे ही रोटर एंगल चला जाएगा, और 180 डिग्री का मतलब है साइन 180 डिग्री ज़ीरो, पावर ज़ीरो हो जाएगी, तो आपका ब्रेकडाउन टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने यार बहुत आसान तरीके से वही समझाने की कोशिश की है, और ये इतनी बहुत सी डायग्राम है, साफ बात है मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि मैं जो हूँ वो पावर पॉइंट पे या किसी और उससे बनाऊँ, बहुत टाइम भी लगता है, मैंने बनाता तो हूँ कभी कभी, बहुत टाइम लगता है, और या फिर मैं कहीं से ड्राइंग्स को उठाऊँ, उसके बाद भी मुझे जब ये ग्रेजुअली बनाता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है बताने में भी। और मैं समझता हूँ एज ए टीचर कि अगर इंटरेक्टिवली ड्राइंगों को बना के हिस्सों में समझाया जाए और सब डायग्राम सामने हों, क्योंकि मैं वीडियो बनाता तो उसमें ये सब एक सफ़े पे नहीं होती, और ना ये डायग्राम यहाँ, ना ये ना ये वेक्टर, तो ये सब एक सफ़े पे नहीं, अलग अलग सफ़े होते हैं, तो समझना मुश्किल है। तो ये आप अप्रिशिएट करें कि ये अप्रोच मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है पढ़ाने के हिसाब से, जो मेरा पढ़ाने का इतना तवील तजुर्बा है। तो आप इसको लोगों को शेयर कर दिया करें, बता दिया करें लोगों को, इम्तिहान देंगे, वाइवा देंगे, इंटरव्यू देंगे, नौकरी मिलेगी, दुआ देंगे आप लोगों को, हम लोगों को, तो और क्या चाहिए आपको, इससे तो बरकत होती है। मनी ऑलवेज फॉलोज मनी, के पैसों के पीछे ना जाए, वो हमेशा आपको मिलेंगे, अगर हलाल आपने मेहनत की है तो कभी भी रायगा नहीं जाएगी। कोई मज़हब हो, कोई दीन हो, और कुछ भी हो, वो चीज़ जो है ना, वो फैक्टर अपनी जगह रहता है। तो इसको इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबको बताएं, इल्म को बताएंगे तो आपको बरकत होगी, आपको फ़ायदा होगा।